टेस्ट की तैयारी हो गई है? वो चेक कर। गुड इवनिंग सभी। तो कल अपने आईपीएम में टेक्निक पढ़ रहे थे मैकेनिकल, और मैकेनिकल यानी यांत्रिक। कोई भी यंत्र का प्रयोग करते हुए कीटों का प्रबंधन करते हैं तो उसको यांत्रिक प्रबंधन या मैकेनिकल मैनेजमेंट बोलते हैं, या ये मैकेनिकल टेक्निक्स होती है। कौन कौन सी? तो उसके अंदर अपने कल कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक पढ़ी थी, जैसे हाथों से कीटों को इकट्ठा कर रहे हैं, उससे मार रहे हैं, या फिर अपने ट्री बेंडिंग कर रहे हैं, या फ्रूट्स को कवर कर रहे हैं पॉलीथीन से, वो भी एक मैकेनिकल टेक्निक है। लिखा था क्या इसमें? लिखा था फ्रूट्स को कवर कर देते हैं पॉलीथीन से। नहीं लिखा? लिख लेना। वैसे पहले बताया था मैंने आपको, कब? जब अपने अनार के टेस्ट पढ़े थे तब बताया था मैंने आपको। फ्रूट बैगिंग बोलते हैं इसको ना। फ्रूट बैगिंग किसके लिए करते हैं? फ्रूट बैगिंग करते हैं अनार बटरफ्लाई और फ्रूट स्टिंग मॉथ इंसेक्ट के लिए यूज लेते हैं। मैकेनिकल टेक्निक है एक, लिख लेना फ्रूट बैगिंग। फ्रूट बैगिंग मतलब फ्रूट्स को कवर करना। फ्रूट को कपड़े या पॉलीथीन से ढक देते हैं फल को, इसके कारण फल अनार की तितली और फल चूषक शलभ ये फल को हानि नहीं पहुंचा सकते। ये मैकेनिकल मेथड है, ये है ना, यांत्रिक प्रबंधन है ये। फूलों को फलों को ढकना, बैगिंग ऑफ फ्रूट्स होता है ना। उसके बाद में और अपने ट्रैप्स की बात कीजिए, जिसमें येलो स्टिकी ट्रैप था और ब्लू स्टिकी ट्रैप था और लाइट ट्रैप था, और इसके साथ में अपने बात की थी सेमियो केमिकल्स की। सेमियो केमिकल्स के अंदर अपने पढ़ रहे थे फिरोमोन ट्रैप। फिरोमोन ट्रैप का तो बेसिकली यूज करते हैं इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट में, लेकिन केमिकल्स अपने पढ़ रहे थे कि सेमियो केमिकल कितने टाइप के होते हैं। तो सेमियो केमिकल दो टाइप के पढ़े थे अपने, एक तो होते हैं इंट्रासेल्युलर, एक होते हैं इंटरसेल्युलर, या सॉरी अपने स्पेसिफिक। सेल्युलर नहीं होगा, स्पेसिफिक। एक तो इंटरस्पेसिफिक और एक होता है इंट्रास्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक होते हैं जिसमें कि दो डिफरेंट स्पीशीज आपस में कम्युनिकेट करती है या कोई मैसेज ट्रांसमिट करती है, तो उसको बोलते हैं इंटरस्पेसिफिक। जिसमें जो केमिकल्स काम में आते हैं इनको बोलते हैं एलिलो केमिकल्स। क्या बोलते हैं? एलिलो केमिकल्स। और वहीं इंट्रास्पेसिफिक का मतलब होता है कि विद इन ए सिंगल स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन होता है तो उसमें काम आने वाले केमिकल्स होते हैं फिरोमोन्स। और इन दोनों को आप सोशियो केमिकल्स या सेमियो केमिकल्स बोल सकते हैं। इसके अंदर अगर देखें, सबसे पहले एलिलो केमिकल देखे थे अपने, चार टाइप के होते हैं, कीरोमोन, एलोमोन, सिनोमोन और एंटीमोन। ठीक है, तो इनके टाइप बारे में अपने बात कर ली। ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने यही है कि एक प्लांट डिफेंस में जो केमिकल काम में आते हैं उनको क्या बोलते हैं, और पेस्ट कौन से केमिकल्स के थ्रू अपने होस्ट को फाइंड करते हैं, तो वो आपको याद रखना है। पेस्ट अपने होस्ट को कीरोमोन्स के थ्रू फाइंड करेगा, क्योंकि प्लांट केमिकल सीक्रेट करेगा, इंसेक्ट उसको रिसीव करेगा, तो इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इससे इंसेक्ट को हेल्प मिलती है उसका होस्ट ढूंढने में। एलोमोन्स क्या होते हैं? प्लांट सीक्रेट करेगा और क्या होगा, इंसेक्ट उससे दूर भागेगा। क्यों? क्योंकि वो इंसेक्ट के लिए अच्छा नहीं होता है ना। तो इससे क्या हो गया, ये प्लांट अपने डिफेंस में जो सीक्रेट करता है या प्लांट अपने बचाव में जो रसायन स्रावित करता है उनको एलोमोन बोलते हैं। और कुछ रसायन ऐसे भी प्लांट स्रावित करता है, पादप, जिसके कारण कीट उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, तो उनको बोलते हैं फेरोमोन्स। इसमें ये पेस्ट को ढूंढने में काम आते हैं। उसके बाद में अब अपने बात करते हैं फिरोमोन्स के बारे में, जिनको एक्टो हार्मोन भी बोलते हैं, फिरोमोन बोलते हैं। एक्टो हार्मोन या फिरोमोन की बात करें तो ये अपने कार्लसन और ल्यूशर ने फिरोमोन टर्म दी थी। ठीक है, और इसके अंदर फिरोमोन आर केमिकली ट्रपिन सीक्रेटेड इनटू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाय एन एनिमल। यानी अपने वास्तव में फिरोमोन्स केमिकली कैसी नेचर है, इनकी ट्रपिन से टाइप के केमिकल्स होते हैं, तो ये ट्रपिन नेचर के होते हैं और ये अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सीक्रेट होते हैं एनिमल्स के थ्रू। और इनकी नेचर होती है कैसी होती है, इंट्रास्पेसिफिक सेमियोकेमिकल होते हैं, यानी इंट्रास्पेसिफिक नेचर होती है इनकी। फिरोमोन्स आर एक्टो हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड। हमने पढ़ा था पहले, एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ी थी दो तीन, कौन कौन सी पढ़ी थी? कार्पोरा इलाटा, कार्पोरा कार्डियाका और न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स और प्रोथोरेसिक ग्लैंड, वो सब पढ़ी थी। वो कैसी थी? वो एंडोक्राइन ग्लैंड थी। कुछ क्या होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। हाँ,
एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड तो ऑलरेडी अपने पढ़ चुके हैं, कहां पढ़ी थी? एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ी थी जब अपने एंडोसेक्रेटरी सिस्टम पढ़ा था, उसके अंदर 4 टाइप की अपने एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ी थी, जो इंटरनली केमिकल्स को सीक्रेट करती है, और जो इंटरनली केमिकल सीक्रेट होते हैं उनको बोलते हैं हार्मोन्स। ठीक है, तो हार्मोन सीक्रेट करने वाली ग्लैंड होती है एंडोक्राइन, ठीक है, और फिरोमोन सीक्रेट करने वाली ग्लैंड एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन यानी शरीर के अंदर, एक्सोक्राइन मतलब शरीर के बाहर, एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो फिरोमोन ग्लैंड होती है, वो फिरोमोन सीक्रेट करती है। और भी बहुत सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, जिससे लार अपने लार जो होती है, लार इंसेक्ट की सलाइवा, सलाइवा सीक्रेट होता है, बाहर होता है, शरीर से बाहर छोड़ा जाता है सलाइवा फूड के अंदर, है ना, तो वो कैसी होगी? वो भी एक्सोक्राइन होगी। इसी प्रकार हनी बी में वैक्स ग्लैंड होती है, वो भी क्या करती है? वैक्स बाहर सीक्रेट करती है, वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो कोई भी ऐसी बॉडी के अंदर ग्लैंड जो बाहर कोई प्रोडक्ट छोड़ रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? अपने एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। और ऐसी कोई ग्लैंड जो बॉडी के अंदर केमिकल छोड़ रही है, तो उसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड फिरोमोन्स या अदर सब्सटेंस सीक्रेट करने का काम करती है। तो यहां पर अपने किसकी बात करें? अभी फिरोमोन्स की बात करें, और फिरोमोन्स आउटर एनवायरनमेंट में छोड़े जाते हैं, इनको एक्टो हार्मोन बोलते हैं, इसलिए ये कौन सी ग्लैंड से? एक्सोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। उसके बाद में अगर बात करें, बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स इलिसिटेड फिरोमोन्स आर 2 टाइप, यानी फिरोमोन्स क्या करता है? फिरोमोन्स एक प्रकार से इंसेक्ट के बिहेवियर में चेंज करता है, इंसेक्ट के बिहेवियर के अंदर चेंज लाता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाता है। कि नॉर्मल इंसेक्ट का व्यवहार क्या होता है कि उसको फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होना होता है, लेकिन यहाँ व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है अगर वो इंसेक्ट उसको फीड अपने उस स्मेल को डिटेक्ट कर लेता है, पहचान लेता है, या उसको फीड करता है। फिरोमोन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्मेल को डिटेक्ट करने वाले, यानी कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो फिरोमोन छोड़ते हैं और उनकी स्मेल के कारण ही दूसरे इंसेक्ट के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। कुछ तो ऐसे फिरोमोन होते हैं, कुछ ऐसे फिरोमोन होते हैं जिनको सीक्रेट करते हैं, उनकी स्मेल से नहीं होता, इंसेक्ट उसको फीड करेंगे ना फिरोमोन को, तो फिरोमोन के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिले, इंसेक्ट के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो 2 टाइप के होते हैं, इसको कैसे देखते हैं अपने? एक तो होता है प्राइमर फिरोमोन, एक आता है रिलीजर फिरोमोन। प्राइमर फिरोमोन्स कैसे होते हैं? दे आर ट्रिगर द फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन रिसिपिएंट, यानी जो रिसीव करने वाला है उसके अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल चेंज लाएगा। फिजियोलॉजिकल चेंज मतलब कुछ शारीरिक परिवर्तन उसके अंदर अपने को देखने को मिलेंगे। किस टाइप के? दे एक्ट थ्रू गेस्ट्री, यानी एक तो गेस्ट्री सेंसिला होता है, एक ओल्फैक्टरी सेंसिला होता है। गेस्ट्री सेंसिला का मतलब हो गया टेस्ट के थ्रू डिटेक्ट करना, है ना, खाने के बाद में कोई चीज का पहचानना, एक प्रकार से ये अपने संवेदनशीलता होता है। गेस्ट्री का मतलब होता है कोई टेस्ट चीज को टेस्ट करके उसके टेस्ट के थ्रू अपने उसका इफेक्ट लेना। अगर वहीं अगर बात करें, एक होता है ओल फैक्ट्री, ओल फैक्ट्री का मतलब होता है स्मेल से मतलब है ना। ये ओल फैक्ट्री सेंसिला का मतलब जो अपने सेंसिटिव पार्ट होते हैं वो क्या करते हैं, अपने उसके स्मेल के थ्रू क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्राइमर फिरोमोन दे ट्रिगर द फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन रिसिपिएंट, दे एक्ट थ्रू गेस्ट्रिक सेंसिला, यानी टेस्ट के थ्रू इन पे असर आता है। जब तक इंसेक्ट फिरोमोन फीड नहीं करेगा उस पर असर नहीं आएगा। जिसे उदाहरण के लिए देखें, एग्जाम्पल जैसे कास्ट डिटर्मिनेशन एंड रिप्रोडक्शन इन सोशल इंसेक्ट। अब सोशल इंसेक्ट में हनी बी में, हनी बी में मैंने आपको बताया था कि हनी बी की जो क्वीन होती है, क्वीन का क्या काम होता है? पहला काम तो रिप्रोडक्शन करने का होता है, पहला काम तो क्या होता है? रिप्रोडक्शन करके एग लेइंग करने का काम होता है। दूसरा उसका काम होता है कॉलोनी के अंदर कोऑर्डिनेशन बनाए रखना। कॉलोनी में क्या कोऑर्डिनेशन बनाए रखना? कॉलोनी में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये किसकी गारंटी? क्वीन की। कैसे? क्वीन ऐसा क्या करेगी लड़ाई झगड़ा नहीं हो? भी लड़ाई झगड़ा किसके लिए होगा? लड़ाई झगड़ा होगा कुर्सी के लिए। कुर्सी के लिए होता है समाज के अंदर, लड़ाई झगड़ा तो कुर्सी के लिए होगा। चेयर चाहिए सबको, कुर्सी चाहिए, है ना। तो कुर्सी का मतलब कि क्वीन कॉलोनी में एक ही होनी चाहिए। अब एक ही क्वीन होनी चाहिए, लेकिन रानी तो सबको बनना है ना। तो इस चक्कर में वहां लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इसके लिए क्वीन क्या करती है? क्वीन कॉलोनी में कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए और अपनी कुर्सी की सुरक्षा के लिए एक फिरोमोन सीक्रेट करती है कॉलोनी के अंदर, उसको बोलते हैं क्वीन सब्सटेंस। क्या बोलते हैं उसको? क्वीन सब्सटेंस बोलते हैं। वो क्वीन का फिरोमोन होता है। वो केमिकल वेपराइज्ड नहीं होता, इसे स्मेल के फॉर्म में नहीं होता। वो कैसा होता है? वो लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म में कॉलोनी के अंदर छोड़ दिया जाता है। और उसको कौन फीड करते हैं? उसको वर्कर्स फीड करते हैं। और उसके कारण क्या होता है? उसके कारण यानी उसके टेस्ट के कारण, कौन सा सेंसिला काम कर रहा है यहाँ पर? टेस्ट का सेंसिला काम कर रहा है। तो जब वो अपने केमिकल्स वर्कर्स फीड करते हैं तो उन कोई भी इंसेक्ट के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप नहीं हो सकते जब तक वो उस क्वीन सब्सटेंस के फिरोमोन को फीड करेंगे। जैसे ही क्वीन सब्सटेंस सीक्रेट होना बंद हो गया या क्वीन ने सीक्रेट करना बंद कर दिया, तो फिर वर्कर्स क्या सोचते हैं?
वर्कर सोचते हैं कि रानी साहिबा चल बसी, अब नई रानी बनेगी, रानी बनेगी तो फिर नई रानी बनाई जाती है। अदरवाइज क्या हो कि क्वीन सब्सटेंस नहीं हो तो वर्कर्स क्या करेंगे, वर्कर्स नई रानी पहले ही बना देंगे। इसलिए वो क्वीन सब्सटेंस, क्वीन अपनी रानी अपनी सुरक्षा के लिए उसको सीक्रेट करती है ताकि कॉलोनी के अंदर कोऑर्डिनेशन बना रहे, फालतू और एक्स्ट्रा रानी वहां पर डेवलप नहीं हो, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, देखो, दे ट्रिगर द फिजियोलॉजिकल चेंज। फिजियोलॉजिकल चेंज मतलब शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन क्या आया कि इसके खाने से या इसके टेस्ट के कारण वर्कर्स के अंदर जेनिटेलिया डेवलप नहीं होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप ही नहीं होंगे, है ना। कॉलोनी के अंदर अदर कोई भी मेंबर के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए ये क्या कर रहा है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ला रहा है। ये व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला रहा, ये शरीर में परिवर्तन ला रहा है, ठीक है। दे एक टेस्ट गैस्ट्री सेंसिला टेस्ट के थ्रू, अपने टेस्ट के थ्रू ही अपने एक प्रकार से डिटेक्ट करते हैं इसको। कास्ट डिटर्मिनेशन यानी एक प्रकार से श्रम विभाजन बोलते हैं इसको हिंदी में, और रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन वगैरह, ये पूरा कॉलोनी के अंदर कोऑर्डिनेशन का काम होता है। ये कौन करता है, अपनी क्वीन सब्सटेंस करता है। और क्वीन सब्सटेंस किस प्रकार का फिरोमोन होता है, प्राइमर फिरोमोन होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ये एक तो टेस्ट के फॉर्म में इसको डिटेक्ट किया जाता है, और दूसरा ये क्या करता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाता है, यानी फिजियोलॉजी को कंट्रोल करता है रिसीवर की। क्या लिखा हुआ है, रिसिपिएंट। रिसिपिएंट मतलब रिसीव करने वाले। रिसीव करने वाले कौन है, वर्कर्स। तो वर्कर्स की शारीरिक संरचना में को कंट्रोल करने का काम करता है कि वर्कर्स के अंदर जननांग विकसित नहीं होंगे, और जननांग विकसित नहीं होंगे तो वो रानी बनेगी ही नहीं, एक ही रहेगी कॉलोनी के अंदर रानी, ठीक है। तो ये प्राइमर फिरोमोन होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, प्राइमर फिरोमोन। एक होते हैं रिलीजियर फिरोमोन्स। रिलीजियर फिरोमोन का क्या मतलब हुआ, दीज फिरोमोन्स प्रोड्यूस एन बिहेवियर चेंज। ये क्या लाएगा, बिहेवियर के व्यवहार में परिवर्तन लाएगा। ये तो किसमें ला रहा था, फिजियोलॉजी के अंदर चेंज ला रहा था, ये किसमें लाएगा, व्यवहार में परिवर्तन लाएगा। व्यवहार में परिवर्तन लाएगा किसमें, रिसिपिएंट के, यानी जो भी इसको रिसीव करने वाला है उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे कोई फीमेल है वो फिरोमोन सीक्रेट कर रही है, तो उससे मेल इंसेक्ट के व्यवहार में परिवर्तन आएगा कि वो फीमेल की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ठीक है। वो व्यवहार में परिवर्तन कर रहा है, उसके कोई शारीरिक चेंज नहीं आ रहे मेल के अंदर, उसका व्यवहार चेंज हो रहा है ना। तो अट्रैक्शन एक प्रकार से बिहेवियर चेंज है। ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो सेक्स फिरोमोन्स होते हैं वो इंसेक्ट को किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं, कौन से उसका प्रिंसिपल, तो बिहेवियर चेंजेस लाते हैं उसके अंदर, है ना। दे एक्ट थ्रू ओल्फैक्टरी सेंसिला, यानी स्मेल के थ्रू ये डिटेक्ट किए जाते हैं। जैसे फील्ड के अंदर मान लो कोई फीमेल है, उसने फीमेल ने फिरोमोन सीक्रेट किया, तो उसकी तरफ मेल अट्रैक्ट होगा, वो स्मेल के थ्रू होगा, है ना। जो फिरोमोन छोड़ा गया उसकी स्मेल लेगा, वो स्मेल की वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल सेक्स फिरोमोन हो गया, एग्रीगेशन फिरोमोन हो गया, अलार्म फिरोमोन हो गया, ट्रायल फिरोमोन हो गया, बाकी जितने भी फिरोमोन्स होते हैं बेसिकली किस टाइप के होते हैं, रिलीजियर फिरोमोन्स होते हैं। इनको स्मेल के थ्रू डिटेक्ट किए जाते हैं, और ये सामने वाले जो भी रिसीवर होता है उसके व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, है ना। तो ये तो व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। प्राइमर फिरोमोन्स फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाते हैं, और ये टेस्ट के फॉर्म में डिटेक्ट किए जाते हैं, ये स्मेल के फॉर्म में डिटेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। और दूसरा ये एग्जांपल आपको याद रखना, क्वीन सब्सटेंस आता है इसके अंदर, इसके अंदर बाकी सब फिरोमोन्स आते हैं। तो ये दो टाइप के फिरोमोन्स होते हैं, रिलीजियर और प्राइमर। नोट कर लो इसको। हाँ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप ही नहीं होता। हाँ, किसमें, मेल तो हमेशा फर्टाइल ही होता है, मेल कभी स्टेराइल होता ही नहीं क्वीन के अंदर। मेल यानी क्वीन के अंदर ड्रोन, ड्रोन कभी भी स्टेराइल नहीं होता। जब अपने पढ़ते हैं क्वीन, ये अपने हनी भी पढ़ेंगे आगे, तो उसमें कास्ट डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं, तो उसके अंदर अपने देखते हैं कि मेल हमेशा फर्टाइल ही होता है, कभी स्टेराइल होता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि मेल किससे प्रोड्यूस होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग से प्रोड्यूस होता है, वो हमेशा स्टेराइल होगा, ठीक है। और वर्कर्स कौन है, वर्कर्स सबकी सब फीमेल्स है, और फीमेल्स फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होती है, वो हमेशा स्टेराइल ही होती है। डेवलप कब होती है वो, जब उसको रॉयल जेली फीड करवाई जाती है तब होती है, अदरवाइज वो उसमें जेनिटलिया डेवलप नहीं होती। और उनको कौन रोकता है नई क्वीन डेवलप करने से, उनको नई क्वीन डेवलप करने से खुद क्वीन ही रोकती है। वो किसके थ्रू, क्वीन सब्सटेंस के थ्रू। उस क्वीन सब्सटेंस को हनी बी का फिरोमोन मानते हैं। हनी बी के अंदर कई टाइप के फिरोमोन्स होते हैं। प्राइमर वाला रिपीट करें, प्राइमर में क्या हो गया भाई, प्राइमर में सीधा है कि जो क्वीन है, रानी है, वो एक प्रकार का रसायन छोड़ रही है कॉलोनी के अंदर, उस रसायन को वर्कर सदस्य खाते हैं, इसके कारण वो नई क्वीन डेवलप नहीं कर पाते हैं, उनमें कीटों में जननांग विकसित नहीं हो पाते हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, मतलब शारीरिक परिवर्तन आ रहा है। ये शरीर की शारीरिक संरचना को नियंत्रण करने का काम करता है, प्राइमर फिरोमोन्स होते हैं। रिलीजियर फिरोमोन्स व्यवहार में परिवर्तन करता है।
ट्रिगर का मतलब उत्तेजित करना होता है भैया ना।
बेस्ट तो भैया सबके लिए अलग अलग होता है ना, बेस्ट कुछ नहीं होता। कुछ किसी चीज को बेस्ट मानते, कुछ किसको बेस्ट मानते। अब आप पता नहीं किस चीज को बेस्ट मानते हो। कॉलेज की कौन सा बेस्ट है, तो बेस्ट सबका अपना अपना होता है। कोई ऐसे कॉलेज को बेस्ट मानता है जिसमें जाना ही ना पड़े, सिर्फ पेपर देने जाना पड़े। कुछ ऐसे को बेस्ट मानता है जिसमें रेगुलर जाना पड़े। कुछ ऐसे को बेस्ट मानता है जहाँ पे अच्छे मार्क्स बनने चाहिए, परसेंट अच्छे बनने चाहिए। वो अपना अपना बेस्ट होता है, आप किसको मानते हो। बाकी सब बेस्ट है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। बस गवर्नमेंट होना चाहिए, प्राइवेट नहीं होना चाहिए। किसी घर के पास में देखना चाहता है कोई, मेरे घर के पास हो, तो वो उसके लिए ज्यादा बेस्ट है। तो आपके ऊपर, आप क्या बेस्ट देखना चाहते हो। जैसे मेवाड़ का है तो उसको लगे उदयपुर मिल जाए, कोई मारवाड़ का होगा जोधपुर मिल जाए। नोट कर लिया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं सेक्स फिरोमोन्स के बारे में, जो कि जनरली एग्रीकल्चर के अंदर सबसे ज्यादा इसी का यूज किया जाता है इंसेक्ट पेस्ट के मैनेजमेंट के लिए। वैसे फिरोमोन्स मैंने आपको बताया कई टाइप के होते हैं, जैसे अभी अपने देखे थे अलार्म फिरोमोन होता है, एग्रीगेशन फिरोमोन होता है, सेक्स फिरोमोन है, ट्रायल फिरोमोन है, वो टाइप के फिरोमोन्स होते हैं। लेकिन इसमें एग्रीकल्चर के अंदर अगर बात करें बेसिकली तो वो सेक्स फिरोमोन का यूज किया जाता है। सेक्स फिरोमोन की बात करें तो ये फीमेल्स ही प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जो कि मेटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, जनरली फीमेल्स प्रोड्यूस करती है, लेकिन कुछ ऐसे इंसेक्ट भी होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, मेल भी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेप्शन यहाँ पर दे रखे, कॉटन बॉलवीविल है, केबेज लुकर है, मेडिटेरियन फ्रूट फ्लाई है। इन सब के अंदर क्या होता है, मेल इंसेक्ट भी सेक्स फिरोमोन सीक्रेट करता है। लेकिन कॉमन क्वेश्चन अगर आपसे जनरली एग्जाम में ही आता है कि सेक्स फिरोमोन कौन सीक्रेट करता है, तो आप बोलेंगे फीमेल ही सीक्रेट करती है। एक्सेप्शन होने को हो सकते हैं। देवर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ब्यूटेनॉट ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया 1959 में फ्रॉम सिल्क वर्म मोथ, बोम्बिक्स मोराई से इसको डिस्कवर किया गया था। ठीक है, और बोम्बिक्स मोराई का जो अगर आपसे पूछ ले फिरोमोन, वैसे तो बोम्बिकोल होता है, लेकिन कई बार केमिकल का नाम पूछ लेते तो 10-12 हेक्साडिनोल इसका ये अपने रासायनिक नाम होता है, वो आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में आता है एक्सेप्शन की बात करें तो ये तीनों आपको एक्सेप्शन याद रखने कि इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर मेल इंसेक्ट सेक्स प्रोड्यूस करता है, सेक्स फिरोमोन प्रोड्यूस करता है। अदरवाइज जनरली सभी कीटों में क्या होता है, फीमेल ही सेक्स फिरोमोन सीक्रेट करने का काम करती है। अब फिरोमोन्स किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कौन सा, सेक्स फिरोमोन। सेक्स फिरोमोन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो सबसे पहले तो ये मॉनिटरिंग के रूप में काम आता है। दूसरा ये किसके रूप में, मेटिंग डिसरप्शन के काम आता है। और तीसरा मास ट्रैपिंग के रूप में काम आता है। अब तीनों में क्या डिफरेंस होता है, ये जब भी क्वेश्चन आता है इस टाइप का, तो इसमें कई बार तो एक ही ऑप्शन में मिलता है, कई बार तीनों मिलता है, तो फिर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन मिलता है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आपको मॉनिटरिंग का मतलब, मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है, मॉनिटरिंग का मतलब कंट्रोल करना थोड़ी होता है। हाँ, निगरानी करना। मॉनिटरिंग मतलब निगरानी करना। निगरानी मतलब आपको फील्ड के अंदर पता लगाना कि इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन है या नहीं है, और है तो कितना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए अगर आपने फिरोमोन इंस्टॉल किया, मतलब आपको लग रहा है ऐसा कि अपने क्रॉप के अंदर मान लो हेलिकोवर्पा का डैमेज हो सकता है ना, तो कितनी अपने पॉपुलेशन है उसकी, या कितना डैमेज है कि नहीं है, उसको डिटेक्ट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, निगरानी रखने के लिए आप क्या कर दोगे, फिरोमोन ट्रैप लगा दोगे। अब अगर आपके खेत में हेलिकोवर्पा आर्मीजर हुआ तो आपको उस ट्रैप के अंदर मिल जाएगा, है ना, और कितनी संख्या में मिल रहा है वो भी आपको पता चल जाएगी कि अपनी कितनी पॉपुलेशन है इसकी, है ना। तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट की टेक्निक्स उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला काम तो ये मॉनिटरिंग के काम आता है। दूसरा काम मेटिंग डिसरप्शन। मेटिंग डिसरप्शन यानी ये क्या करता है, अपने जो मेटिंग प्रोसेस होती है नेचुरल, नेचुरल मेटिंग प्रोसेस है एक मेल और फीमेल की, उसको डिस्ट्रैक्ट कर देता है,
उसको डिस्ट्रैक्ट करता है, मतलब मेल इंसेक्ट होता है वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होने की बजाय किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ट्रैप की तरफ अट्रैक्ट होता है और ट्रैप में फंस जाता है वो। तो ये क्या कर रहा है, अपने मेटिंग डिसरप्शन यानी मेटिंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपने डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसके बाद में था मास ट्रैपिंग। मास ट्रैपिंग यानी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है मान लो इंसेक्ट्स की, तो ये पॉपुलेशन को अपने अटैक करके और उनको कैप्चर करने के भी काम में आता है ना, तो उससे उनकी पॉपुलेशन कुछ हद तक कम की जा सकती है। तो ये 3 प्रिंसिपल पे काम करता है, मॉनिटरिंग के काम आता है, मास डिसरप्शन के काम आता है और अपने मास ट्रैपिंग के काम आता है। मास डिसरप्शन से होगा क्या, ये सॉरी मेटिंग डिसरप्शन से क्या होगा, आपने मेटिंग को डिस्टर्ब कर दिया, सिंपल सी बात है मेटिंग होगी नहीं, है ना, या होगी तो कम होगी, और मेटिंग कम होगी तो नॉर्मल सी बात है पॉपुलेशन अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मॉनिटरिंग से क्या हेल्प मिल रही है, मॉनिटरिंग से हेल्प मिल रही है कि अपने को पता चल गया कि इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन हो चुका है, कितनी क्वांटिटी ये कितनी पॉपुलेशन है उसकी, तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, उसका टाइमली मैनेजमेंट कर सकते हैं। और मास ट्रैपिंग से तो नॉर्मल सी बात है पॉपुलेशन अपने आप ही क्या होती है, कम होती है। तो ये 3 तरीके से इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने या मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है कौन, फेरोमोन। अगर आपसे पूछ ले कि इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट की सबसे इको फ्रेंडली टेक्निक कौन सी है, इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट की सबसे इको फ्रेंडली टेक्निक, इको फ्रेंडली क्या समझते हैं, हाँ एनवायरमेंट को कोई भी हार्मफुल नहीं हो और इकोसिस्टम को कोई हार्मफुल नहीं हो, अपने सोशल लाइफ को कोई भी हार्मफुल नहीं हो उसका, है ना, कुछ भी नुकसान उसका नहीं होना चाहिए, तो सबसे सेफ मानी जाती है फिरोमोन को। क्यों मानी जाती है, क्योंकि फिरोमोन्स अपने पढ़ा कि फिरोमोन्स की नेचर कैसी है, इंट्रा स्पेसिफिक, मतलब ये ओनली टारगेटेड इंसेक्ट को ही अफेक्ट करेगा, इसके अलावा अदर कोई भी ऑर्गेनिजम्स को, एनवायरमेंट को, इकोसिस्टम को, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो सबसे इको फ्रेंडली टेक्निक इंसेक्ट पेस्ट मैनेज की मानी जाती है वो फिरोमोन ट्रैप ही मानी जाती है, याद रखना, आपको नहीं याद रहे तो लिख लेना, कई बार तो बोली हुई चीज याद रह जाती है, कई बार नहीं रहती। एग्रोनॉमी नहीं होगी तो भैया कहां से शो होगी फिर, मेरे को आइडिया नहीं है भैया ना, मेरे से कॉलेज की राय मत लिया करो आप लोग, मेरे को कुछ भी नहीं पता है ना, किसी दिन उल्टा सीधा बता दूंगा फिर बैठे रहना। आइडिया नहीं है अब की एग्रोनॉमी की सीट कहाँ है कहाँ नहीं है ना। ये अभी प्रेजेंट टाइम के हिसाब से बस कॉलेज गवर्नमेंट होना चाहिए, सब एक जैसी है, कहीं चले जाओ कोई दिक्कत नहीं। एमएससी में तो बच्चे को खुद को पढ़ना होता है, कॉलेज क्या करेगा उसमें, कुछ नहीं करेगा, वो तो हर जगह ही करना पड़ता है। सब कुछ एमएससी तो रिसर्च के बिना होती नहीं है, तो करना ही पड़ेगा। बीएचयू में अच्छी बुरी तो वो खुद के ऊपर होता है, बीएचयू में भी बहुत फर्जी करके आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता, खुद के ऊपर है। जो डीट कोई चला गया उसको पता है मेरे को कुछ करना ही नहीं, उसको लास्ट में वो जबरदस्ती डिग्री देके निकाल देते हैं। वो तो कहीं से ले लो आप फर्जी डिग्री, मतलब फर्जी डिग्री मतलब बिना रिसर्च के भी लोग कर लेते हैं। अब डीट ही है जिसको मेरे को कुछ करना ही नहीं है, मेरे को तो डिग्री चाहिए, वो कोई भी कॉलेज में चले जाओ, और वही कोई अच्छा बच्चा है जिसको वास्तव में सीखने को है कुछ की मैं सीखूंगा, तो कोई भी कॉलेज में कर सकता है, कहीं भी, हर जगह फैसिलिटी हर जगह है, यूज करने वाले नहीं है। फैसिलिटी वही बीएचयू मिलेगी, वही आपको आरसी मिलेगी, वही आपको जोधपुर मिलेगी, सब जगह मिलेगी, लेकिन उनको यूज करने वाला चाहिए ना, यूज करने वाले है ही नहीं बच्चे। बच्चे तो है कि बिना ये कुछ सब ऐसे बस स्पून फीडिंग वाली बात है, रेडीमेड मिल जाए। बाकी कॉलेज सब अच्छे, सब जगह फैसिलिटीज है, बस वो यूज करने वाला चाहिए। बाकी एमएससी में ऐसा नहीं है कि आपको सब बच्चे को खुद को ही करना होता है, बीएससी में तो चलो फिर भी कि हाँ सर पढ़ाएंगे हम पढ़ेंगे, एमएससी में ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं होता, क्लासेस लगती है तो उसमें भी कोई खास ऐसा ज्ञान नहीं दिया जाता आपको, आपको इतना ही बताया जाता है कि ये चीज़ें यहाँ से पढ़ लेना, यहाँ से पढ़ लेना, ये इतना पढ़ लेना, बस तो आपको ही पढ़ना है।
नोट कर लिया? चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जो आपको याद रखने, जैसे सेक्स फिरोमोन की बात करें, जैसे सबसे पहला बॉम्बिकॉल है, फर्स्ट रिपोर्टेड फिरोमोन। अपने अभी बात की थी कि सबसे पहले रिपोर्ट किया गया फिरोमोन कौन सा? बॉम्बिकॉल, ठीक है, जिसको बॉम्बिक्स मोराई का होता है, ये सिल्कवर्म का फिरोमोन होता है। इसी प्रकार जिपल्यूर या डिस्पाल्यूर बोलते हैं, जिप्सी मोथ का होता है ये, ठीक है। और इसी प्रकार गोसिप्ल्यूर या पेक्टिनोल्यूर बोलते हैं, जिसको ये पिंक बॉलवर्म का होता है। इसका होता है पिंक बॉलवर्म का। और उसके बाद में लूपल्यूर आता है, केबेज लूपर यानी ट्राइप्लूसिया का होता है। और स्पोडोल्यूर यानी स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा का। और हेलील्यूर यानी हेलिकॉर्पा का। और एरविट्ल्यूर आता है, वो इरियास बाइटेला का होता है, ठीक है। तो ये ल्यूर यानी एक प्रकार से फिरोमोन के एग्जाम्पल है जो आपको याद रखने हैं कि कौन सा फिरोमोन कौन से इंसेक्ट में काम करता है। तो फिरोमोन्स अलग अलग टाइप के होते हैं। ये जो फिरोमोन्स है वो सेक्स फिरोमोन है। आगे अपने और बात करेंगे अलग अलग टाइप के कौन कौन से फिरोमोन है, उनके एग्जाम्पल आपको याद रखने।
नोट कर लिया। इनके तो कॉमन नेम नोट कर लो ना, साइंटिफिक नेम ऑलरेडी लिख चुके हैं अपने। चलो नेक्स्ट इंसेक्ट फूड ल्यूर आते हैं। ऐसे फिरोमोन्स होते हैं ये जो क्या होते हैं, फूड के साथ में मिक्स करके रखे जाते हैं, तो भी इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अगर बात करें मेडिटेरियन फ्रूट फ्लाई में ट्राइमेंड ल्यूर होता है, मेलन फ्रूट फ्लाई में क्यू ल्यूर होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये याद रखना है आपको। 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। कौन कौन से? तीनों फ्रूट फ्लाई के मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनके फिरोमोन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ट्राइमेंड ल्यूर, क्यू ल्यूर और उसके अलावा मिथाइल यूजिनॉल। तीनों के एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। मेडिटेरियन फ्रूट फ्लाई ट्राइमेंड ल्यूर होता है और मेलन फ्रूट फ्लाई के लिए क्यू ल्यूर काम में लेते हैं। ओरिएंटल फ्रूट फ्लाई यानी बैक्ट्रोसेरा डोर्सेलिस होता है, उसके लिए मिथाइल यूजिनोल को काम में लिया जाता है। बेर फ्रूट फ्लाई होती है, उसके लिए भी मिथाइल यूजिनोल ही काम में आता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्या है, इंसेक्ट फूड ल्यूर है। फूड ल्यूर मतलब इनको फूड के साथ में मिक्स करके रखते हैं, साथ में केमिकल मिला देते हैं, कोई इंसेक्टिसाइड मिला देते हैं। इससे क्या होता है, ये फिरोमोन की स्मेल के कारण उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वहाँ केमिकल मिक्स होता है, तो उसके कारण वो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए इनको फूड ल्यूर बोलते हैं, फूड ल्यूर के रूप में ये काम में लिए जाते हैं। तो ये आपसे डायरेक्ट अगर पूछ ले एग्जाम में कि फ्रूट फ्लाई के लिए, जनरली तो यही क्वेश्चन आता है कई बार कि फ्रूट फ्लाई का फिरोमोन कौन सा आता है, तो ऑप्शन में मिथाइल यूजिनोल रहता है। लेकिन पर्टिकुलर स्पीशीज के हिसाब से पूछ ले कि मेडिटेरियन फ्रूट फ्लाई के लिए कौन सा, तो ट्राइमेंड ल्यूर, मेलन फ्रूट फ्लाई के लिए क्यू ल्यूर और ओरिएंटल फ्रूट फ्लाई मिथाइल यूजिनोल। बाकी ये ओनियन फ्लाई, स्पॉटेड कुकुम्बर बीटल और अपने सिनी ग्रीन होता है, केबेज बटरफ्लाई के लिए होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फूड ल्यूर है, यानी ये भी फिरोमोन ही है, लेकिन इनको फूड के साथ में और केमिकल यानी इंसेक्टिसाइड मिक्स करके बनाया जाता है और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करके उनको मारने में काम आता है। उसके बाद में सिंथेटिक रिपेलेंट्स आते हैं। सिंथेटिक रिपेलेंट्स का मतलब क्या, रिपेलेंट का मतलब क्या होता है, रिपेलेंट मतलब प्रतिकर्षित करने वाले, रिपेलेंट मतलब प्रतिकर्षित करने वाले, मतलब दूर भगाने वाले, है ना, रिपेलेंट होते हैं। एक अट्रैक्टेंट होते हैं, अट्रैक्ट करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर सिंथेटिक मतलब ये आर्टिफिशियली तैयार किए गए, जिसमें अपने डाई मिथाइल फुटेलेट होता है, मॉस्किटो के लिए काम आता है।
इसी प्रकार डीट के फॉर्म में आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी मॉस्किटो फ्लाइज फ्लियर्स के लिए काम आता है। नेप्थलीन बॉल्स होती है, क्लॉथ मोथ के लिए काम आती है, जैसे अपने कई बार कपड़े सर्दियों में जैसे कपड़े रखते हैं तो उनमें नेप्थलीन की बॉल डाल के रखते हैं, उसमें वो खराब नहीं होती, स्मेल नहीं होती, साथ में इसमें क्या होता है इंसेक्ट नहीं लगते। नहीं तो क्लॉथ मोथ होती है वो कपड़ों को खराब कर देती है, ठीक है। और उसके बाद में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपने, ठीक है। उसके बाद में पेंटाक्लोरोफिनॉल आता है, तो ये आपको याद रखना है, ये टर्माइट के लिए काम में आता है, ठीक है। ये रिपेलेंट है, रिपेलेंट मतलब अगर इनको यूज करते हैं तो उस एरिया के अंदर इन इंसेक्ट्स का अटैक नहीं होता है। तो मॉस्किटो का ये आपके एग्जाम में पहले पूछा गया है एक बार क्वेश्चन, ठीक है। तो ये टर्माइट के बारे में भी आपको याद रखना थोड़ा सा। और नेप्थलीन बॉल का यूज किसके लिए होता है, क्लॉथ मोथ के लिए काम में आता है, ये छोड़ देना आपने ये काम। यानी एक ऐसे केमिकल है सिंथेटिकली है, ये दूर भगाने वाले, अट्रैक्ट करने वाले नहीं है, रिपेलेंट है ये। नेचुरल रिपेलेंट में तो काम आता है ज्यादातर एजाडिरेक्टिन का यूज होता है। एजाडिरेक्टिन के अंदर कई प्रॉपर्टीज होती है, 3 प्रकार की प्रॉपर्टीज होती है, आगे पढ़ेंगे अपने कौन कौन सी होती है। इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती है, यानी कीटनाशी गुण होता है उसके अंदर। और रिपेलेंट एक्टिविटी होती है उसके अंदर, यानी रिपेल कर देता है वो। और साथ में इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर के फॉर्म में भी काम करता है वो, क्योंकि वो क्या करता है, काइटिन सिंथेटिक इनिबिटर होता है, काइटिन के संश्लेषण को रोक देता है कीटों के अंदर। और एक प्रॉपर्टी और होती है उसके अंदर, एंटीफिडेंट होता है वो। एंटीफिडेंट मतलब कीटों को अगर आपने प्लांट के ऊपर डाल दिया तो कीट प्लांट को खाएंगे नहीं, पहली बात। और खाएंगे तो फिर वो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी दिखाएगा, यानी कीटनाशक गुण दिखाएगा। तो इस प्रकार से कई प्रॉपर्टीज होती है एजाडिरेक्टिन के अंदर। तो आपसे एग्जाम में से पूछा जाता है कि एजाडिरेक्टिन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है एज ए इंसेक्टिसाइड, तो आपको वो सब याद रखनी होती है। फिर एज ए रिपेलेंट होता है, एज ए एंटीफिडेंट होता है, और एज ए इंसेक्टिसाइड भी उसको काम में लिया जाता है। एंटीफिडेंट होते हैं फसलों को खाने से रोकने वाले, रिपेलेंट होते हैं दूर भगाने वाले, और इंसेक्टिसाइड होते हैं किल करने वाले, मारने वाले। तो ये तीनों गुण ही होते हैं एजाडिरेक्टिन के अंदर। केमिकल मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन आते हैं केमिकल मैनेजमेंट से। साइंटिफिक नेम पहले याद कर लो, फिर केमिकल नेम याद करने हैं। ऐसे केमिकल्स वाला पार्ट इजिए, ज्यादा मुश्किल नहीं, याद हो जाता है इससे। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ही आपको याद करने होते हैं, इसमें सब एग्जाम्पल आपको याद नहीं करने। नोट कर लिया क्या? आपने नवरात्रा का फास्ट तो नहीं रख रहा कोई? ऐसा तो कोई नहीं। हाँ, फर्स्ट और लास्ट क्यों? ऐसा एहसान क्यों किया, इतना एहसान क्यों किया माता जी पे? हैं? हाँ तो एहसान ही है। कितनी श्रद्धा है, मतलब जो 9 दिन रखते हैं वो कौन सी श्रद्धा से रहते हैं? वही तो कह रहा हूँ, मन से कौन रख रहा है? मन से रखते हैं, पहले के लोग रखते थे। जैसे बट फास्ट का मतलब होता है ऐसा कि फास्ट जैसे रखा है, जैसे कल का फास्ट है तो आज रात को 12 बजे से नेक्स्ट डे रात को 12 बजे तक मुंह जूठा नहीं करना, वो होता है फास्ट। अभी तो क्या होता है, अभी तो फास्ट रखते हैं खाने पीने के लिए, कि रोटी को छोड़ के स्पेशल खाएंगे फास्ट के दिन, है ना। और आजकल आप सुबह से लेकर शाम तक 4-5 किलो ठूस लेते हैं, फिर बोलते हैं मेरा फास्ट है। खाते हैं, कितना खाते हैं देखो आप, फ्रूट का। तो वो तो फिर रोटी खा के रख लो, वो क्या है। हाँ तो फास्ट का मतलब, जो अपने हिंदू धर्म में या कहीं भी फास्ट का मतलब रखा गया है, उसका मेन लॉजिक था डाइजेस्टिव सिस्टम को शुद्ध करना,
डाइजेस्टिव सिस्टम को शुद्ध करेंगे तो तब होगा ना जब उसमें कुछ नहीं डालेंगे। देखो कितनी बड़ी झूठ है ये, सबसे बड़ी झूठ। कुछ भी नहीं खाते, हाँ वो होता है फास्ट। लेकिन आजकल तो आप देखो फ्रूट तो पहले लोग क्या होते थे, चलो फ्रूट खा लिया ये गादा, अब तो देखो बाजार के अंदर है ना, अपने व्रत में खाने वाले समोसे, व्रत में खाने वाली कचौरी, व्रत में खाने वाले गुलाब जामुन, सब कुछ आ रहा है मार्केट के अंदर जो व्रत में आप खा सकते हो। कि फास्ट के अंदर आप सब कुछ खा सकते हो, मतलब ऐसी कुछ भी चीज नहीं है जो आप नहीं खा सकते। बस रोटियां बची है, थोड़े दिन में वो भी आ जाएगी, आती होगी ना। हाँ देखो आप हैं, और बड़ी बड़ी कंपनीज है जो क्या कर रही है, अपने स्नैक्स वगैरह बनाती है, तो वो भी क्या करती है, अपने शाकाहारी बना देती है ना, कि चिप्स भी व्रत में खाने वाले, नमकीन व्रत में खाने वाले। बचा क्या है, मतलब किस चीज का व्रत है, इसको व्रत थोड़ी बोलते। सुबह से शाम तक इतना ठूस लिया, बस वो अपने अन्न नहीं खाया, थोड़ा सा गेहूं बच गई वो है, बाकी तो सब कुछ ठूस लिया और बोलते हैं फास्ट है। मेरे को ऐसा लगता है कि फास्ट के दिन इंसान बाकी दिनों से ज्यादा खाता है ना, और फिर बोलते हैं फास्ट है। उसको फास्ट नहीं बोलते, फास्ट होता है वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं, उनको खत्म करने के लिए होता है। लेकिन वैसा अभी होता नहीं है, अभी तो ऐसा ही है, बस ठीक है, भगवान पे एहसान करने के लिए होता है, ठीक है। भी तुम ऐसे सोचते होंगे कि हम फास्ट रखेंगे भगवान खुश हो जाएंगे, ऐसा भगवान को खुश करने के लिए। तो मन से तो मतलब नवरात्रा का फर्स्ट और लास्ट ही क्यों रखा, मन तो पूरे साल में कभी भी बन सकता था। हाँ वो ही तो बोल रहा हूँ, एक विशेष दिन पे क्यों करते हो। हाँ इसीलिए कि भगवान खुश हो जाए हमारे से। भाई भगवान तो अपने से खुश है तभी तो अपने जिंदा है, नहीं तो कभी का खत्म हो जाते। ये भगवान को मान लो गुस्सा आ जाए, अगर भगवान तुम्हें से गुस्सा होता तो तुम्हें तो कभी को खत्म कर देते हैं। धरती गोल घूमती है, बोलते ऐसे गोल घूमती है, गोल तो घूमती है धरती। एक दिन भगवान को गुस्सा आ जाए, जोर से घुमा दे तो हाँ, तो खुश है इसीलिए तो नहीं घुमा रहे हैं। नहीं फास्ट रखो, मैं ये नहीं बोल रहा मत रखो, पर मैं ये बोलता हूं कि अपने, मैं फास्ट रखता ही नहीं, जिस दिन रखता हूं उस दिन कुछ नहीं खाता, उस दिन पानी पी लो बस। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा देखा है मैंने कि वो पानी भी नहीं पीते, बुजुर्ग लोग है ना व्रत रखते हैं वो पानी भी नहीं पीते, है ना। इतना अपने से नहीं होता, लेकिन कम से कम इतना करो कि हाँ पानी पी लो, तो पानी के साथ चलो जूस वगैरह चल जाए पी लो, लेकिन ठूस रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक ठूसते जा रहे, वो भी नहीं खाते, नहीं खाते हो, नहीं खाना चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए, नहीं। दूसरे दिन फास्ट का मतलब 24 घंटे का फास्ट होता है ना, दूसरे दिन खा लो। लेकिन अभी तो क्या होता है, जैसे कल फास्ट है ना, तो आज रात को 11 बजे तक खाते रहेंगे कि कल फास्ट है। कई तो सोते टाइम 11 बजे खाएंगे, बोले कल फास्ट है 12 बजने वाले हैं, और देखना 11 बजे खा के तुरंत ब्रश ब्रश करके एकदम कुछ नहीं खाया, सही है एकदम व्रत है हमारा, व्रत खाए का 4-5 किलो ठूस लेते, व्रत है। व्रत वाले हाँ हाँ, फिर व्रत खोलना फिर वो ठूसते हैं ऊपर से, वो मतलब स्पेशल खाने के लिए है फास्ट, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। चलो कल्चरल मेथड की अगर बात करें, हाँ कल नया टॉपिक स्टार्ट करना, कल नया करेंगे, तो अभी तो चल रहा है उसको तो पूरा करें, अभी चल रहा है इसको तो पूरा किया ही नहीं अभी, अभी 2-3 मिनट पढ़िए इसको, पढ़े तो सही थोड़ा, देखे इसके बारे में। कल्चरल मेथड देखो, कल्चरल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कल्चरल मतलब सांस्कृतिक भी कल्चरल ये वो नहीं है, ये क्या है, कल्चरल मेथड है, कल्चरल एक्टिविटीज नहीं है तो कल्चरल एक्टिविटीज ही, लेकिन यहाँ कल्चरल का मतलब है कर्षण, हिंदी में कर्षण बोलते हैं इसको, या सस्य बोल देते हैं, सस्य। अब बताओ कल्चरल एक्टिविटीज होती कौन सी है, कल्चरल एक्टिविटीज किसको बोलेंगे, डेफिनेशन अगर आपसे पूछे कि क्या होगी तो क्या बताओगे, कल्चरल मेथड की डेफिनेशन या कल्चरल टेक्निक क्या होती है, कल्चरल एक्टिविटीज क्या होती है, रेगुलर, यानी अपने बोल सकते हैं क्रॉप ग्रो करने के लिए, क्रॉप ग्रो करने से पहले या क्रॉप सोविंग से पहले, फील्ड प्रिपरेशन से लेकर क्रॉप हार्वेस्टिंग तक के बीच की जो भी एक्टिविटीज होती है उनको क्या बोलते हैं अपने,
कल्चरल एक्टिविटी बोलते हैं। और इन कल्चरल एक्टिविटीज में किसी भी टाइप का मैनिपुलेशन करना, कोई भी टाइप का अगर आप उसमें चेंज कर रहे हैं और उसके कारण इंसेक्ट पेस्ट की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? कल्चरल कंट्रोल या कल्चरल मैनेजमेंट बोलते हैं उसको। कल्चरल टेक्निक क्या हुई कि क्रॉप शोविंग करने से पहले फील्ड प्रिपरेशन से लेकर क्रॉप हार्वेस्टिंग तक के बीच की जो भी एक्टिविटीज होती है उनको बोलते हैं कल्चरल एक्टिविटीज। और कल्चरल एक्टिविटीज में किसी भी टाइप का मैनिपुलेशन करना और उसके थ्रू इंसेक्ट पेस्ट की पॉपुलेशन को डिक्रीज करना, उसको क्या बोलते हैं अपने? उसको बोलते हैं कल्चरल मेथड या कल्चरल कंट्रोल बोल देते हैं या कल्चरल मैनेजमेंट बोल देते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे समर प्लोइंग होती है, गर्मियों में समर प्लोइंग क्यों करते हैं? हाँ, कि सोयल बोर्न जो इंसेक्ट होते हैं जिनकी सोयल में कोई स्टेज है, एग है या अपने लार्वा है, प्यूपा है, एडल्ट है, कोई सोयल के अंदर है, तो वो क्या हो जाए? खत्म हो जाए। कैसे खत्म होंगे? सरफेस पे आ जाता है, या तो हाई टेम्परेचर के कारण या फिर उनके प्रीडेटर्स होते हैं उनको खत्म कर देते हैं। फिर क्रॉप रोटेशन करते हैं। क्रॉप रोटेशन का क्या असर पड़ता है? पड़ता है क्या कोई? क्या असर पड़ता है? हाँ, कि इंसेक्ट्स क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर क्रॉप के साथ पर्टिकुलर सीजन में एसोसिएटेड रहते हैं। ठीक है, वो उसी क्रॉप में उसी सीजन में आएंगे ही आएंगे। लेकिन आप रेगुलर एक ही फैमिली की, सेम फैमिली की क्रॉप लगाते जाएंगे तो वो इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन आपके खेत से जाएगा ही नहीं, वो हमेशा रहेगा। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन होता है सेम फील्ड में, सेम ही सीजन में एक से ज्यादा फैमिलीज की क्रॉप को रोटेट करके ग्रो करना। फील्ड भी सेम होना चाहिए, सीजन भी सेम होना चाहिए। सेम सीजन मतलब खरीफ के अंदर मान लो आपने क्या लगाया? खरीफ है, मान लो खरीफ सीजन, खरीफ में आपने लगा दिया कॉटन, खरीफ में लगाया कॉटन। रबी में आपने क्या लगा दिया? रबी में मान लो लगा दिया ग्राम, लगा दिया चना, लगा दिया, तो कि क्रॉप रोटेशन हो गया क्या? ये मालवेशिया फैमिली के, ये लेग्यूमिनेशिया फैमिली के, क्रॉप रोटेशन हुआ। खरीफ के अंदर कॉटन लगाया, रबी में ग्राम, दोनों अलग अलग फैमिली के, क्रॉप रोटेशन हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मैंने बोला सेम सीजन, वापिस खरीफ का सीजन, वापिस खरीफ के सीजन में आपको कॉटन के अलावा कोई दूसरी फैमिली देखनी है तो फिर क्रॉप रोटेशन होगा, अदरवाइज ये क्रॉप रोटेशन नहीं है। मतलब सेम फैमिली, अरे सॉरी, अपने सेम फील्ड और सेम सीजन और डिफरेंट फैमिली की क्रॉप को ग्रो करना। इससे होगा क्या? इससे कि जो कॉटन के पेस्ट है, कॉटन के अंदर बोलरम आते हैं। अब ये बोलरम आपके खेत में पड़े हुए हैं डोरमेंट स्टेज के अंदर, रबी सीजन में डोरमेंट आएगी, जैसे ही वापस खरीफ का सीजन आएगा ये एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव होंगे, यहां आपने वापस भिंडी या कपास लगा दी, ये उसमें खाएंगे। लेकिन अगर ये एक्टिव है और इनको इनका पोषक नहीं मिला, होस्ट नहीं मिला, तो ये खत्म हो जाएंगे। अगले साल वापस क्या कर सकते हैं? आप कपास लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर, है ना। तो क्रॉप रोटेशन क्या करता है? कीटों के प्रबंधन में हेल्प करता है, मैनेजमेंट में हेल्प करता है। तो आज के लिए इतने, बाकी पढ़ेंगे कल की क्लास में। चल, कल नोट कर लेना इसको। देखो ये बच्चा फास्ट रखता है, देखो सर मैं दूध, केवल दूध पीता हूँ, खीर खाता हूँ, फ्रूट खाता हूँ, जूस पीता हूँ, और क्या मेरे